हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जब से कोरोना वायरस आया तब से आपने देखा होगा, चाहे आप भारत में देख ले, नेपाल में देख ले, अमेरिका में देख ले, किसी भी देश में देख लें, वहां पे डॉक्टरों की संख्या, नर्सों की संख्या, हर चीज की कमी पाई गई है। उसी तरह से आज किसानों के लिए सबसे जरूरी चीज है खाद। चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डाई हो। आज आप भारत में देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए, हर जगह किसानों के लिए एक ही समस्या है कि उनको सही दाम पर सही मात्रा में खाद नहीं मिला। आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि नेपाल देश में कितनी मात्रा की कमी है खाद को लेकर और कहां पे कितनी समस्या आ रही है। किन पॉइंटों के माध्यम से नेपाल सरकार इन समस्याओं को खत्म कर सकती है। नेपाल खाद्य आयात और कृषि आदानों पर बहुत ही अधिक मात्रा में दूसरे देशों पर निर्भर है। कोई भी कमी खाद्य असुरक्षा को पैदा कर सकती है और जिसके माध्यम से किसानों को नुकसान होगा ही होगा, उसके साथ ही देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें भी सबसे अधिक नुकसान इसके माध्यम से होगा अगर नेपाल सरकार इसकी भरपाई समय पे नहीं करेगी। अर्थशास्त्रियों का भी कहना है और लोगों का भी कहना है कि जब फसल नहीं होगा तो उससे देश की जो इकोनॉमी होगी तो वो तो बर्बाद होगी। उसी तरह से अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि देश में कृषि उत्पादन में हमेशा कमी आई है जब देश में जो केमिकल, जो इस तरह से जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसकी कमी होती है और सरकार किसानों को वो सुविधाएं नहीं दे पाती है। इस मुद्दे को विस्तार से समझना होगा, तो समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूरिया क्या होता है जिसकी इतनी मांग है भारत में, नेपाल में, पूरी दुनिया के जो किसान होते हैं वो अधिकतर यूरिया का ही यूज करते हैं। यूरिया एक आवश्यक पोषक तत्व होता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी के कारण से जो धान की पत्तियां होती है वो पीलेपन होती हैं, उसको रोकने के लिए यूरिया का यूज किया जाता है। यूरिया सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है और यह अमोनिया और नाइट्रोजन के द्वारा बनाया जाता है। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका यूरिया है उसका केमिकल फार्मूला क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NH2CO NH2। आप सभी को यह भी ध्यान रखना होगा कि यूरिया में अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है तो वह कुल मिलाकर 46.6%। जब अगर आप 50 किलो की एक बोरी लेंगे तो उसमें इतनी मात्रा वहां पे लिखी होती है। सरकार ने यह भी बताया कि धान की खेती के लिए, नेपाल की बात किया जा रहा है, वहां पे एक साल में जब धान की खेती की जाती है तो वहां पे 1,20,000 टन की जरूरत होती है सिर्फ यूरिया की। उसके साथ ही 50,000 टन की DAP जो आपका डाई होता है जिसे हम शॉर्ट में जानते हैं, उसकी जरूरत होती है सिर्फ धान की खेती के लिए। जबकि इस साल अगर कितनी है यहाँ पे नेपाल में कितनी मात्रा उपलब्ध है तो 25,000 टन यूरिया और 35,000 टन DAP मौजूद है। बताया यह भी गया है कि पिछले एक सप्ताह में 3,000 टन खाद आया है, जिसमें से 2500 टन वीरगंज पोर्ट पर, तो वही 500 टन यूरिया विराटनगर बंदरगाह पर उपलब्ध है। तो ये थी किस तरह से सरकार ने बताया कि यूरिया की कितनी मात्रा हमारे यहाँ एक साल में धान की खेती के लिए लगाई जाती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि किसके कारण से आज नेपाल में यूरिया की सबसे अधिक कमी हुई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत और नेपाल के बीच में 2009 में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के माध्यम से आपको समझना होगा कि उसमें क्या कहा गया था और आज 2020 में क्या हुआ जिसके कारण से नेपाल में यूरिया की सबसे अधिक मात्रा कमी के कारण बताई गई है। बताया यह गया है कि इस समझौते में जो 2009 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि भारत सरकार प्रतिवर्ष नेपाल को 1 लाख टन जो खाद देगी, जिसमें 1 लाख टन में आपका 60,000 टन होगा यूरिया और 40,000 टन DAP जो आपका डाई होता है। इस तरह से भारत सरकार प्रतिवर्ष इस तरह से नेपाल को बेचेगी। लेकिन इसके साथ आप सभी को यह भी जानना चाहिए कि ये जो समझौता था ये पिछले वर्ष दिसंबर में पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद नेपाल सरकार ने दोबारा इस पर कोई विचार नहीं किया कि इसे आगे रिन्यूअल किया जाए या बढ़ाया जाए या घटाया जाए। कोई समस्या है तो आप बताइए, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई भी बात नहीं किया गया, जिसके कारण से आज समस्याएं हो रही हैं। लेकिन यही एक कारण नहीं है जिसके कारण से आज नेपाल में यूरिया या खाद की कमी है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कारक हैं जिसको हम पॉइंट पॉइंट में समझेंगे। पहला कारण बताया गया है कि कृषि और पशुपालन मंत्रालय के अधिकारियों ने इस समस्या के लिए टेंडर में देरी को कारण बताया है, क्योंकि सरकारी सब्सिडी दर प्रति किलो 14 रुपए है। अगर आप नेपाल में प्रति किलो यूरिया खरीदे तो आपको 14 रुपए देना होगा। इसकी सब्सिडी को लेकर विवाद था जिसके कारण से आज समस्या हो रही है। तो वहीं दूसरा कारण बताया गया है कि कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद से जो लॉकडाउन जारी हुआ है, 23 मार्च से ही नेपाल में लॉकडाउन जारी किया गया, जिसके कारण से आर्थिक संकट और हर प्रकार की संकट नेपाल के ऊपर आ गई और उर्वरक जो भारतीय बंदरगाहों पे रखे गए थे वो आज भी उसी तरह से पड़े हैं, क्योंकि नेपाल के साथ ही भारत में भी लॉकडाउन 24 मार्च से जारी है।
तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि उर्वरक की पूरी खरीद प्रक्रिया के लिए नेपाल की सिर्फ 2 कंपनियां भाग लेती हैं। पहली कंपनी है AICL, जिसे हम एग्रीकल्चर इनपुट कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। दूसरी कंपनी है STCL साल्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। दो ही सिर्फ कंपनियां हैं जो पूरी तरह से खाद को खरीदती हैं, चाहे वो भारत से आए, चाइना से आए या किसी भी देश से आए, चाहे वो ओमान से आता हो, इसके कारण से भी समस्या है। तो वही अगला पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि भारतीय बंदरगाहों को लॉकडाउन के तहत परिचालन जारी रखने की अनुमति दी गई, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन था। लेकिन जो इसेंशियल चीज हुआ करती थी, वो चाहे भारत हो, नेपाल हो, पूरी दुनिया में चालू थी, उसमें आपका ये बंदरगाह भी था, उसको भी चालू रखा गया। लेकिन आप सभी यहाँ पे ध्यान रखें कि जो कर्मचारियों की संख्या पहले अधिक हुआ करती थी, उससे आधे से भी कम संख्या में इस तरह से ये काम कराया जाता था। इसी कारण से 8 अप्रैल को कोलकाता बंदरगाह पर पहुंचे AICL का DAP बैच अभी तक समान श्रम की कमी के कारण से नेपाल नहीं भेजा जा सका। पांचवा कारण यह बताया गया कि भारत के किसी भी बंदरगाह से, जैसे 2 बंदरगाहों को नेपाल देश यूज करता है, एक आपका कोलकाता है, दूसरा आपका कांडला जो गुजरात में पड़ता है। भारत के किसी भी बंदरगाह से काठमांडू तक अगर कोई भी सामान पहुंचाना होता है तो उसको कम से कम 15 दिन का समय लगता है, और मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है इसके बारे में तो कोई भी अनुमान नहीं लगा। जैसे आपने देखा कि लॉकडाउन में अप्रैल की सामान है वो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो और चीजों के बारे में आप कितना जानकारी या कितना आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती बॉर्डर को पार करने में आती है, और वो अभी पिछले 6 से 7 महीने से जैसे देखा जाए कि बॉर्डर को लेकर कितनी समस्या है, और ये दोनों देशों की सरकार की ओर से जुबानें चल रही थी, दोनों देश की जो नेता हैं वो आपस में टकरा रहे थे। तो ऐसे में इसके कारण से भी माना जा रहा है कि नेपाल में यूरिया के साथ साथ अन्य सामान की भी समस्याएं हो रही है। छठवां पॉइंट यह है कि कंपनी ने मंत्रालय को सूचित किया है कि ओमान के ऑर्डर किए गए उर्वरक 2 सप्ताह में भारत के बंदरगाह पर आ जाएंगे, उसके बाद भी नेपाल में पहुंचने में 15 दिन का समय लगेगा। अर्थात अभी भी विदेशों से जो उर्वरक मंगाए जाते हैं नेपाल देश में, वह भी कहीं ना कहीं किसी रास्ते में फंसे हुए हैं। सातवां पॉइंट ये बताया गया है कि सरकार के अनुसार प्रतिवर्ष नेपाल में 7 लाख टन पूरे जो खाद होता है, चाहे उसमें यूरिया मिला लीजिए, DAP मिला लीजिए, हर तरह से 7 लाख टन की जरूरत होती है एक साल में नेपाल में खाद के। जबकि आयात कितना होता है, सिर्फ 3.5 लाख टन ही आयात होता है कुल मिला के, चाहे वो भारत से आए, ओमान से आए, कहीं से आप मंगा लीजिए, कुल मिला के 3.5 लाख से टन से अधिक नहीं हो पाता है। और शेष मात्रा कहां से आता है, तो शेष मात्रा तस्करी के माध्यम से होता है, जो इस बार सीमा विवाद के कारण से, पूरी तरह से नाकाबंदी के कारण से वह पूरी नहीं हो पाया, जिसके कारण से समस्याएं आपके सामने, हमारे सामने पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार 8वां पॉइंट है कि नेपाल किसान समूह महासंघ के जो अध्यक्ष हैं नवराज बानसेठ का कहना है कि हर साल सरकार समय पर खाद उपलब्ध कराने का वादा करती है, किसी का भी सरकार है, लेकिन हमेशा सरकार फेल हो जाती है। घाटी में वृक्षारोपण का मौसम शुरू हो गया है, इसके पहले ही किसान उर्वरक को लेकर चिंतित हो गए कि अब की बार खाद कहां से मिलेगा, DAP कहां से मिलेगा, यूरिया कहां से मिलेगा, क्योंकि समस्याएं सभी को दिख रही हैं। सभी देशों में अभी भी जो स्थितियां वो नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे 4 ऐसे पॉइंट जिसके माध्यम से नेपाल सरकार इसमें सुधार कर सकती है, और जो समस्याएं अभी बनी हुई हैं उसको भी दूर कर सकती है, और आने वाले जो समय में समस्याएं होंगी उसको भी पहले ही दूर कर सकती है। पहला पॉइंट है कि खाद्य संकट को हल करने के लिए देश को एक व्यापक कृषि रणनीति के साथ आना चाहिए, और कृषि सेक्टर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों की मदद लेनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ भारत की बात नहीं की है, भारत के अलावा आप चीन से भी मदद ले सकते हैं, किसी और देश से भी मदद ले सकते हैं, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि बंदरगाह को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं, भारत के 2 बंदरगाहों के माध्यम से नेपाल का व्यापार होता है, इस समस्या को देखते हुए नेपाल सरकार को चीन के BRI प्रोजेक्ट, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत अन्य मार्गों की तलाश करनी चाहिए कि जिसके माध्यम से आसानी से कम समय में जो नेपाल में आवश्यक वस्तुएं उसको पहुंचाया जा सके। तीसरा पॉइंट है कि देश में पहले से ही पीड़ित किसानों के लिए अब इस संकट के समय में साधारण ब्याज, ऐसे उनको इस तरह से लोन प्रोवाइड किया जाए जो आर्थिक रूप से उनको मदद कर पाए, और जो ब्याज हो बहुत ही कम हो, जिससे उनको लौटाने में या थोड़ी सी अगर देर भी हो जाए तो उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप सभी यहाँ पे जान लीजिए, क्योंकि धान की फसल नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए किसानों की फसल किसी भी कंडीशन में खराब या बर्बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है उर्वरक आपूर्ति को लेकर जो समस्याएं भारत और नेपाल के मध्य हो रही हैं,
चाहे वो बॉर्डर की डिस्प्यूट को लेकर हो या दोनों देशों के जो, इसके लिए तुरंत नेपाल सरकार भारत से बात करे, क्योंकि इसी में भलाई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे पहले देश आता है, उसके बाद राजनीति आती है, उसके बाद आप लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव है नहीं, ना ही भारत में है ना ही नेपाल में, कि ऐसे मुद्दों को उठाकर आप राजनीति करें और उसका फायदा उठाएं। इस समय सिर्फ कुल मिला के आपको देश की मदद करनी होगी, चाहे वो भारत सरकार हो या नेपाल सरकार या पूरी दुनिया में कोई भी सरकार हो, इस समय हमें सबकी मदद करनी ही होगी। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से कई और पॉइंट हो सकते हैं जिसमें सरकार सुधार करके इस तरह से जो समस्या हो रही है उस समस्या का समाधान कर सकती है। अब हमें समझना होगा कि ये जो समस्याएं हो रही है क्या अचानक उत्पन्न हो गई या पिछले कई सालों से सरकार क्या भाई इसमें कोई ऐसा दोष है जिसके कारण से ये समस्याएं आज हमें देखने को मिले। तो इस वीडियो में या इस जो लास्ट टॉपिक है इसमें हम ये समझेंगे कि नेपाल सरकार की सोच क्या है इस उर्वरक को लेकर। नेपाल देश में 70% से अधिक जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, और आप जानते हैं कि नेपाल भी कृषि प्रधान देश है, उसी तरह से भारत भी कृषि प्रधान देश है। और अधिकतर किसान छोटे भूभाग पर काम करते हैं, बहुत ही अधिक नहीं खेती है, क्योंकि इनकी पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। नेपाल में कुल उर्वरक आपूर्ति का लगभग 60 से 70% दूसरों देशों से मंगाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि भारत से आ रहा है, ओमान से आ रहा है, कई और देशों से नेपाल को इस तरह से मंगाना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में पहले 5 बिलियन नेपाली रुपए खर्च करती थी खाद के लिए, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9 बिलियन नेपाली रुपए कर दी है। लेकिन फिर भी समस्याएं क्यों हो रही हैं, तो समस्याओं के बारे में हमने पूरी तरह से बात ही कर लिया है। इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार कुछ वर्षों से एक रासायनिक उर्वरक कारखाना, जिसमें इस तरह से खाद बनता है, चाहे वो यूरिया की बात कर लिया जाए या डीएपी, इस तरह से कारखाना स्थापित करने की बात कर रही है। इस बात की चर्चा नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन जो 2019 में हुआ था उसी समय इसकी बात की गई थी। इस विषय पर बात करने से पहले 2015 में नेपाल सरकार ने विशेष अध्ययन कराया था, जिसके माध्यम से यह निर्णय लिया गया था। पर इस उर्वरक को लेकर अलग अलग लोगों की राय नेपाल में बन रही है। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि हितधारकों का कहना है कि नेपाल देश को मजबूत करने के लिए इस तरह के कारखाने बहुत ही महंगा पड़ेगा और हमेशा चालू करना मुश्किल भी है। सरकार को वास्तव में एक रासायनिक कारखाने की स्थापना के बजाय देश को रासायनिक मुक्त बनाने के बारे में सोचने की जरूरत है। जैसे हर देश चाह रहे हैं कि जहां पे रासायनिक का यूज हो रहा है उसको हम जैविक में बदल दिया जाए, ऐसा बढ़ावा हर देशों में किया जा रहा है, क्योंकि उसको नुकसान भी है, जो केमिकल होते हैं उसका नुकसान आप जानते हैं। और वहीं राष्ट्रीय किसान समूह महासंघ के जो अध्यक्ष है उद्धव अधकरी का कहना है कि सरकार एक तरफ नेपाल को जैविक देश बनाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ रासायनिक कारखाना बनाने की बात करती है, जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी के साथ वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अगले 10 सालों में नेपाल को रासायनिक उर्वरक मुक्त देश बनाने का वादा किया था, और यह भी पॉइंट किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने की ओर संकेत करता है। इसीलिए नेपाल में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रासायनिक उर्वरक को बढ़ावा दिया जाए या जैविक उर्वरक को, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। एक को बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरे का नुकसान, दूसरे को बढ़ावा दिया जाएगा तो पहले को नुकसान। एक अधिकारी का कहना यह भी है कि नेपाली मार्केट में वार्षिक जरूरत 3.5 लाख टन जो उर्वरक होता है उसकी जरूरत होती है। अगर कारखाना नेपाल सरकार बनाती है तो उसको प्रति वर्ष 7 लाख टन उर्वरक बनाना होगा, तब इसकी भरपाई या तब नेपाल में पूरी तरह से सभी को उपलब्ध हो पाएगा। जो एक कारखाने के माध्यम से पूरी तरह से अगर कहा जाए कि एक कारखाने से 7 लाख टन एक साल में अगर खाद बन पाए तो ये पूरी तरह से असंभव होगा। इसलिए सरकार को यही कारखाने का पैसा कृषि के अन्य सेक्टर में जैसे दवाओं के या कोई और चीजों, नहरों को खुदाई के लिए करना चाहिए। उर्वरक बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है, तो वह होता है प्राकृतिक गैस, जिसके माध्यम से ही खाद बनाया जाता है। उसको ठंडा किया जाता है, उसके माध्यम से आपको खाद मिलते हैं छोटे छोटे दाने के रूप में, जिसे नेपाल देश को चाहे भारत, चीन या रूस से मंगाना पड़ेगा। और यदि प्राकृतिक गैस वर्ष भर के लिए नहीं मिलता है तो लाभ से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि गैस का दाम आपको हर हाल में देना होगा, चाहे आप उसका यूज करिए चाहे आप उसका यूज ना करें। भारत में भी कई ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पे खाद बनता है वहां पे गैस डेली आता है। 6-6 करोड़ों का एक दिन का गैस का कीमत पड़ता है। अगर उस दिन भी बंद रहेगी तब भी कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा। इसलिए माना जा रहा है कि अगर नेपाल मान लीजिए भारत के माध्यम से गैस लेता है या रूस के माध्यम से लेता है या चीन के माध्यम से लेता है, तो ये जमीन के अंदर से पाइप के माध्यम से मंगाया जाता है, तो उसका पैसा आपको प्रतिदिन का देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही समस्या ये भी है कि चलाया कैसे जाएगा इस कंपनी को अगर ये कारखाना बन जाता है, बिजली से या कोयले से, जो आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक महंगा होगा। जैसे देखा जाए कि नेपाल में बिजली की कोई कमी नहीं है,
लेकिन अगर आप बिजली के माध्यम से यूज करते हैं तो बहुत ही अधिक पैसा खर्च होगा। और यदि आप कोयले का यूज करते हैं तो सबसे अधिक नुकसान होगा कि नेपाल का जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए नेपाल देश के लिए बेहतर तो ये होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर जैविक खाद को बढ़ाया जाए, उसी को बढ़ावा दिया जाए और उसी के माध्यम से नेपाल की जो खेती है उसको आगे बढ़ाया जाए। कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय के अनुसार कारखाने के निर्माण में करीब 100 अरब रुपए की आवश्यकता होगी। ये जो 100 अरब रुपए है ये नेपाल के रुपए के बराबर की बात की गई है, जो नेपाल देश के लिए बहुत ही अधिक या बहुत ही असंभव वाली बात होगी, क्योंकि एक सेक्टर में इतना पैसा खर्च करना थोड़ी सी बहुत ही अधिक नुकसान हो जाएगा। नेपाल के आपूर्ति मंत्रालय ने बाढ़ घाट में एक यूरिया कारखाने का निर्माण करने का फैसला किया है और नवलपरासी से जरूरत भर के प्राकृतिक गैस देने की सहमति भी बनी है। सरकारी आंकड़े के अनुसार इसकी कीमत, जो लागत आएगी इस कारखाने को बनाने का, वो 72 बिलियन रुपए नेपाली रुपए के बराबर आएगा। इसकी वार्षिक जो क्षमता वो 7 लाख टन होगी। जैसे हमने बताया कि नेपाल में एक साल में इतनी जरूरत होती है 7 लाख टन खाद के, और प्रतिदिन की अगर मैं बात करूं तो 1250 टन इससे उत्पादन होगा। लेकिन इस तरह से बताया गया कि क्या जरूरत है कि साल भर ये आपकी कंपनियां चलेंगी, क्योंकि छुट्टियां भी होती है और उसको मेंटेनेंस भी किया जाता है। तो इसलिए जो 7 लाख का जो टारगेट है वो पूरा होना पूरी तरह से असंभव दिख रहा है। लेकिन फायदा तभी होगा जब सरकार इसका निर्यात करने में सफल होगी, क्योंकि देश में इसे सब्सिडी पर बेचना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे यूरिया की मैं बात करूं कि हर बोरे पर सरकार को करीब 8 से 900 रुपए का घाटा होता है, चाहे वो भारत सरकार हो या नेपाल सरकार, क्योंकि सब्सिडी के माध्यम से आपको दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में यूरिया का एक बोरे के निर्माण करीब 12 से 1300 रुपए का खर्च आता है, लेकिन जो कंपनियां होती हैं वो सरकार को उतने में ही बेचती हैं, लेकिन सरकार उसको सब्सिडी के माध्यम से भारतवासियों को 4 से 500 रुपए के बीच में रेट तय करके बेचती है। इसी तरह से नेपाल में यही जो खाद होता है ये आपको 7 से 800 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से मिलेगा। तो यही कहा गया कि कंपनी तो खोला आसान है, लेकिन अगर उसे दूसरे देशों में अगर आप नहीं बेच पाएंगे तो आप कंपनी के लिए नुकसान सह पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भारत में हो या नेपाल में यूरिया की जो इस समय समस्या हो रही है किसानों के लिए, वो कैसे समाधान हो पाएगा और कहाँ पे किसके कारण से समस्या आ रही है। अगर ये आपको पूरा जो वीडियो है, पूरा जो टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी कोई ना कोई वीडियो लेके आऊंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।